नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन, जिसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम 4 अक्टूबर तक के पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम स्टोर कीपर के पेपर के साथ शुरुआत करेंगे, जिसका पोस्ट कोड था आपका 756 और ये हुआ था आपका 10 अक्टूबर 2020 को, जिसमें आपका पहला प्रश्न है पीपीपी स्टैंड्स फॉर। देखिए, पीपीपी की फुल फॉर्म है आपके पास परचेजिंग पावर पेरिटी, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके पीपीपी के बारे में। इसे हिंदी में क्रय शक्ति क्षमता कहा जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार जो आपके विभिन्न देश हैं, इनमें एक समान वस्तुओं की कीमत समान रहती है। देखिए, जो आपकी परचेजिंग पावर पेरिटी है, इसका प्रयोग 1993 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा किया गया, लेकिन आजकल जो आपका वर्ल्ड बैंक है, इसका प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना करने के लिए परचेजिंग पावर पेरिटी का उपयोग करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हेन नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इट इज कॉल्ड। देखिए, जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना साधन लागत पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आपका नेशनल इनकम, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जो आपका एनएनपी है ये इक्वल होता है जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस ऑफ एनएनपी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपकी नेशनल इनकम है किसी भी कंट्री पे, और अगर आपने किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम मेजर करनी है तो जो आपका बेस्ट वे है वो है एनएनपी। और जब हम एनएनपी को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री, तो आप उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम फाइंड कर सकते हैं ईयरली। इसके बाद अगला प्रश्न है प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन 2015 विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इनमें से किससे 2015 में आयोजन आयोग को बदला गया? तो जो आपका प्लानिंग कमीशन था, इसको रिप्लेस करके बना दिया गया था आपका नीति आयोग, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे हम नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपका नीति आयोग है, ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। और जो आपके पार्ट होते हैं गवर्निंग काउंसिल के नीति आयोग के, ये होते हैं ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, और जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के। और जो इसके चेयरमैन होते हैं, ये होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो आपके करंट वाइस चेयरमैन है ये राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। इसके बाद अगला प्रश्न है ग्रोथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। देखिए, जबकि ग्रोथ सोशल जस्टिस और इक्वालिटी था, ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव थे 7th 5 ईयर प्लान के, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, जो आपके 5 ईयर प्लान्स हैं, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसका ईयर और ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ अ पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए, वो किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी जिसमें जो आपका पर्सन है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता कुछ भी प्रोडक्शन प्रोसेस में? यह कहलाती है आपकी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आपकी वो सिचुएशन है जिसमें कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है और वो एजुकेटेड भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता। और जो आपकी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये क्लियरली विजिबल रहती है सोसाइटी में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, डिस्गाइज्ड बेरोजगारी आपकी वो सिचुएशन है जिसमें व्यक्ति काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते, और इस प्रकार की बेरोजगारी आपकी हिडन बेरोजगारी कहलाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखिए, साइक्लिक बेरोजगारी आपकी डायरेक्टली रिलेटेड रहती है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इन दी इकोनॉमी, और ये राइज कर जाती है टाइम ऑफ रिसेशन के यानी मंदी के टाइम में ये राइज कर जाएगी। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी स्टार्ट कर देती है रिकवरिंग करना, तो जो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है ये रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। देखिए, मिड डे मील स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी 1995 में, तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए, वाइट रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से, तो ऑप्शन बी सही होगा। और जो आपके फादर थे ऑपरेशन फ्लड ये और वाइट रेवोल्यूशन के, वे थे आपके वर्गीस कुरियन। देखिए, पिछली वीडियो में हमने सभी रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है विच इज अ डायरेक्ट टैक्स। देखिए, जो आपका प्रोफेशन टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स है, ये दोनों आपके डायरेक्ट टैक्स हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। देखिए, जो आपका प्रत्यक्ष कर है ये आपका मृत्यु कर, आयकर, कृषि कर, व्यवसाय कर, धन कर, संपत्ति कर, निगम कर, भू राजस्व कर और पूंजी लाभ
और हार या उपहार कर जो है ये सभी आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आपको गवर्नमेंट को सीधे तौर पे देने पड़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। देखिए जो आपका एक्साइज टैक्स है, कस्टम, सर्विसेज, मार्केट, एंटरटेनमेंट, सेल्स टैक्स और स्टैंप ड्यूटी, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इंडिया इज देखिए इंडिया क्या है, आपकी एक मिश्रित इकोनॉमी है यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था आपका 753 और ये हुआ था आपका 10 अक्टूबर 2020 को इवनिंग सेशन में। जिसमें आपका पहला प्रश्न है दी हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज एट। देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये मुख्यालय स्थित है आपका मुंबई में, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ। देखिए कराधान एक औजार है फिजिकल पॉलिसी का यानी वित्तीय नीति का, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका इलेक्ट्रिशियन का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था आपका 754 और ये हुआ था आपका 11 अक्टूबर 2020 को। जिसमें आपसे एक ही प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न था आपका द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन इज। देखिए दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा क्रम है, तो भारत का रैंक है आपका फर्स्ट, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका कंडक्टर का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था 762 और ये हुआ था आपका 18 अक्टूबर 2020 को। जिसमें आपका पहला प्रश्न है डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है। देखिए जब डिस इन्वेस्टमेंट की जाती है पब्लिक सेक्टर में तो ये कहलाती है आपकी प्राइवेटाइजेशन, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। देखिए आंतरिक व्यापार संबंधित है। देखिए जो आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग है ये संबंधित है आपकी शेयर सेक्टर से, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग आपका सार्वजनिक रूप से कारोबार जो कंपनियां करती हैं उनकी जो सिक्योरिटी की अंदरूनी जानकारी जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, इसका उपयोग आपका उन्हें खरीदने या बेचने में किया जाता है, इसे कहा जाता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है ग्लोबलाइजेशन मीन्स। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है आपका इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है नेशनल इनकम इज एन। देखिए जो आपकी नेशनल इनकम है ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है एट फैक्टर कॉस्ट, तो ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका क्लर्क का पेपर, जिसका पोस्ट कोड था आपका 763 और ये हुआ था आपका 18 अक्टूबर 2020 को। जिसमें आपका पहला प्रश्न है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए विद्युत आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है, तो ये आती है आपकी सेकेंडरी सेक्टर में, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। देखिए जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है और गैस सप्लाई है, ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष गठित हुआ, तो ये हुआ आपका 1951 में, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है नीति इन नीति आयोग रेफर्स टू। देखिए नीति की फुल फॉर्म है आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। देखिए गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये उद्देश्य था आपका 6th पंचवर्षीय योजना का, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। देखिए जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और जो आपका गरीबी उन्मूलन था ये आपके 6th पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इनएडिक्वेट टू क्रिएट अ सफिशिएंट ऑफ जॉब्स इज। देखिए वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है जब उत्पादक क्षमता पर्याप्त मात्रा में नौकरी सर्जन करने के लिए अपर्याप्त हो, तो यह कहलाती है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक बेरोजगारी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। देखिए जो आपकी स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी 2016 में, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो आपका राउंड रेवोल्यूशन था ये रिलेटेड था आपका पोटैटो से, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ ब्लैक टी इन द वर्ल्ड। देखिए विश्व में ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता कौन सा देश है, तो ये देश है भारत, तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इज कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए कौन सा औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है। देखिए जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को
इंडियन इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेटअप इन 1965 एट। देखिए एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में यहाँ पर स्थापित हुआ था, ये हुआ था आपका कांडला में, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, FERA स्टैंड्स फॉर। देखिए FERA की फुल फॉर्म है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, RBI वॉज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। देखिए किस आयोग की अनुशंसा पर RBI का गठन हुआ था, तो ये गठन हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे, तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, द रेट एट विच RBI गिव्स फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। देखिए उस रेट को क्या कहा जाता है जिसपे RBI फाइनेंस करता है कमर्शियल बैंक्स को, इसे कहा जाता है रेपो रेट, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच अथॉरिटी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा प्राधिकारी करता है, तो ये करता है आपका IRDAI, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इज आल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड। देखिए इनमें से किसको कहा जाता है पेपर गोल्ड, तो ये कहा जाता है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगली वीडियो में हम बचे हुए पेपर्स का इकोनॉमिक पार्ट डिस्कस करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।